अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आज हम मेट्रो मैटर्स स्पेशल में आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि कराची में पानी और सीवरेज के मसाइल को एड्रेस करें। मैं बात कर रहा हूं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, जो एक यूटिलिटी है कराची शहर की, और इसकी ज़िम्मेदारियों में पानी और सीवरेज से मुतालिक जो शहर के मसाइल हैं उनको एड्रेस करना है। और हाल ही में न्यूली अपॉइंट हुए हैं इसके CEO बोर्ड के MD प्लस CEO। अब उनसे हम पूछेंगे कि उन्हें MCO कहें कि MD के हैं, जनाब इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सलाहुद्दीन साहब, अपने करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और यहाँ तक कैसे आई? देखिए, मेरी जो स्कूलिंग है वो कैडेट कॉलेज पटारो की है और उसके बाद मैंने NED यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया और तकरीबन कोई 4.5 साल मैंने इंजीनियरिंग में एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DHA कराची में काम किया। और उसके बाद कोई तकरीबन 2004 और 5 के दरमियान मैंने ज्वाइन की सिंध गवर्नमेंट। PCS का एग्ज़ाम पास करके PCS में रहा और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने फिर CSS का एग्ज़ाम दिया और फिर CSS का एग्ज़ाम दे के फिर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो पहले DMG कहलाई जाती थी, उसमें जो है वो आया। और कोई तकरीबन कोई 5 साल हमें आउट ऑफ द आपके होम प्रोविंस काम करना होता है। तो आई रिमेन्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर इन गुजरांवाला और गुजरांवाला की तमाम तहसीलें जो हैं वो मैंने की हैं। और फिर उसके बाद मैं मास्टर्स करने जापान चला गया। वहाँ मैंने मास्टर्स किया पब्लिक पॉलिसी में विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन लोकल गवर्नेंस, जिसके अंदर मेरा जो थीसिस था वो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज़ इन पाकिस्तान पे था। और उसके बाद मैं वापस आया, एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट रहा यहाँ पे तकरीबन 10 महीने। और उसके बाद यहीं पे फिर मैं सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड भी रहा और साथ साथ ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज elected for another appointment in Prime Minister office, so served as a Deputy Secretary to the Prime Minister in 2016-17, Deputy Secretary to the Governor रहा 2017 के अंदर, and thereafter I served for about 1.5 years as a Deputy Commissioner South। मैं कोई 1.5-2 साल यहाँ पे रहा। और यहाँ पे आने से पहले जो प्रेजेंट अपॉइंटमेंट है तो मैं कुछ अर्सा KMC में रहा और एज ए मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी काम किया। और उसके साथ साथ अभी ये इस ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मेरे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट का भी चार्ज है। राइट, तो हम आपको CEO कहें, MD कहें? देखिए, अभी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं वो ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये मैनेजिंग डायरेक्टर कम चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की KWSB में रिफॉर्म लाने का जो एजेंडा है वो ये है कि यहाँ इसकी मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। तो दैट इज़ वाई अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर, जब नया एक्ट आ जाएगा तो मैनेजिंग डायरेक्टर का ये ओहदा जो है वो ख़त्म हो जाएगा और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कंटिन्यू करेगा। राइट, ये बताइए कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आपको किस हालत में मिला है? इस वक्त इदारे की हालत क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझसे पहले जितने मैनेजिंग डायरेक्टर, जितने अफसरान और जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने बेपनाह अनथक मेहनत के साथ एक इदारे को एक जगह खड़ा किया है और मैं समझता हूँ कि हर बंदे का एक कंट्रीब्यूशन है। हमने इससे आगे इसको अच्छा इम्प्रूव करना है। उसको करने का तरीक़ाकार ये है कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मिसाल के तौर पे इदारे में डिजिटाइजेशन का रिवाज आना चाहिए। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉईज़ हैं उनके बहुत वाजिबात मौजूद हैं, उसके लिए रिकवरी बढ़ाने के लिए हमने डेटाबेस इन्हांस करना है, अपना कंज्यूमर बेस इन्हांस करना है। सो यहाँ बहुत सारा काम है। देखिए, वो जितनी रिसीट्स KWSB में आ सकती हैं वो सारे गैप्स जो शायद कोई एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑलरेडी टैप कर रहा है, आप ही का पानी KWSB का पानी वो टैप कर रहा है, वो KWSB ने अपनी जगह बनानी पड़ेगी और इट इज़ एक्चुअली रीगेनिंग द स्पेस विच हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन टू समवन एल्स, मैं ये कहूँगा। राइट, ये बताइए कि माली पोजीशन क्या है इस वक्त बोर्ड की? देखिए, माली पोजीशन कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है।
लेकिन कोई बहुत बुरी भी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं लोकल गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं वो पहले थोड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज़ में भी, जैसे मैं जापान को शुमार करूं, तो वहाँ भी आपकी जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है यूटिलिटीज़ का या वाटर एंड सर्विसेज यूटिलिटीज़ का, वो अपने प्रीफेक्चर गवर्नमेंट या यहाँ पे हमारे यहाँ प्रीफेक्चर तो नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देखना है। सो इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे लोकल पब्लिक एंटरप्राइजेज़ होती हैं, वो 36% ऑफ अपना डेवलपमेंट बजट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ देखती हैं। तो हम अपने आप को इससे जो है ना, मैं समझता हूँ कि हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हमारे पास एक चीज़ तो ज़रूरी है, वो ये है कि वाटर के जितना रिलेटेड चार्जेस हैं वो सारे के सारे या उससे रिलेटेड जितनी हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो तो हम केटर कर सकेंगे। लेकिन जूँ हम जिस तरह आबादी बढ़ रही है और जो हमारी रिक्वायरमेंट है रिहैबिलिटेशन की, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि KWSB की जो करंट सूरत हाल है इससे हमें कई गुना आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ KWSB में अभी ये वो पोटेंशियल है कि वो 2 बिलियन रुपीज़ पर मंथ कमा सके। राइट, ये बताइए कि अभी इस वक्त वाटर बोर्ड की रिकवरी कितनी हो रही है? देखिए, अभी हम हूवर कर रहे हैं, अगर कोई हमें एक्सटर्नल सपोर्ट ना आए, जिसको हम कहते हैं कि कोई पुराने एरियर्स ना आए, तो हम 1.5 से लेकर 1.05 से लेकर 1.1 के दरमियान, मतलब तकरीबन अगर राउंड अल्फाज में कहूँ तो मैं तकरीबन 1 अरब और 5 करोड़ के दरमियान की हमारी जो है वो रिकवरी है। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे नादहिंदगान हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की हुई, उनको तरफ अगर हम एरियर्स को पूरा कर लें तो मैं जान सकता हूँ कि तकरीबन 1.3 और से 1.4 के दरमियान आएगी। तो कितने वाजिबात लेने हैं और किस किस से लेने हैं, और वो कैसे होगी, रिकवरी कैसे होगी? हाँ, ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वाजिबात के लिए उन तमाम इदारों से रिकन्सिलिएटिंग स्टेटमेंट्स पास करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ फोकल पर्सन असाइन हो, उनके साथ बैठें। हमें एक प्रोविंशियल और फेडरल का वो इदारा जो नहीं पानी के अगेंस्ट पैसे दे रहा, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमें पता है कि हर एक के एरियर्स कितने रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको डिफरेंट फोरम्स में बैठ के उनसे ये बताना कि जी आप ये पैसे देंगे, क्योंकि कोई इदारा इन एरियर्स के साथ नहीं चल सकता। अगर PSO को फ्यूल नहीं मिलेगा तो PSO कैसे चलेगा? अगर सुई सदरन को गैस के अगेंस्ट पैसे नहीं मिलेंगे तो सुई सदरन कैसे चलेगा? सिमिलरली अगर K इलेक्ट्रिक को उसके नायदाइंदगान पैसे नहीं देंगे तो K इलेक्ट्रिक कैसे चलेगा? तो वाटर को कैसे समझ लिया जाए कि उसके अगेंस्ट उसको पैसे ना दिए जाएँ तो वो चलता रहेगा? सो मेरे ख़्याल में ये चीज़, ये एक अवेयरनेस जो है वो आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उन तमाम लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे, जिसको हम नॉन रेवेन्यू वाटर कहते हैं, कि वाटर इज़ सप्लाइड बट नॉट बिल्ड, और जहां पानी किसी न किसी फॉर्म में पहुंच रहा है वो भी एक बड़ी एफर्ट के बाद पहुंच रहा है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे इदारे हैं, नाम लेना पसंद करेंगे? देखिए, बड़े नाम दहनदगान देखिए, अभी जैसे स्टील मिल है, अभी स्टील मिल का हमारे पास 8 अरब रुपए निकलता है, ठीक है जी। उस 8 अरब रुपए के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि जी अब हमसे 1 अरब ले लें। अब वो उसके पीछे एक मुहर्रिकात हैं कि जी वो कितना दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते, उसको गवर्नमेंट खुद परेशानी में है, गवर्नमेंट की तरफ देख रही है। तो इसी तरह से ऐसे इदारे जो दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो हमारे पास, देखिए मेरे पास तो वो लिस्ट सारी मौजूद है। मैं सिर्फ बताना मकसद ये भी आपको ये है कि हम उनके साथ बैठ के पहले ये रिकनसाइल कर लें कि ये अमाउंट आपकी तरफ निकलता है और आप हमें देंगे। उन्होंने कहा जी। आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादातर एरियाज जो हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ शामिल जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इस वक्त 9.2 बिलियन है, 9.2। एक हमारी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसकी तरफ तकरीबन 3 बिलियन है। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 12 बिलियन तो यही हो जाते हैं। मेरे इस वक्त जो एम्प्लॉइज़ का जो फर्स्ट चार्ज होता है आपके ऊपर, वो 3.6 बिलियन की लाइबिलिटी से मैं वो फ़ौरन क्लियर कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन प्लान समथिंग एल्स। सो मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि 2 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इस इदारे को प्रॉपर बेल आउट करने की ज़रूरत है थ्रू प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ दीज एरियर्स।
और वो तो बैठ के कोई कहीं पे भी किसी जगह पे भी कमेटी बनाई जा सकती है, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी, कि इसके बैट को सॉर्ट आउट करें। राइट और इसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स आपके शामिल हैं? ये डोमेस्टिक नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल हैं या बल्क वाले हैं? वो मैं उस पर भी आता हूँ। देखिए डोमेस्टिक का तो ये सूरत हाल है कि हमारे तकरीबन कोई 12 लाख कंज्यूमर्स हैं। उन 12 लाख कंज्यूमर्स में से तकरीबन कोई 33% जो हैं वो रेगुलरली पे करते हैं सिर्फ जस्ट, और 67% जो हैं वो रेगुलरली पे नहीं करते, वो ऑफ एंड ऑन, कभी कुछ पैसे दे दिए, कभी कुछ दे दिए, कभी बिल्कुल भी नहीं दिए। अच्छा, उसका तरीकाकार ये है कि शायद वो समझते हैं कि KWNSB जो है जिनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें भी समझने की ज़रूरत है कि शायद कुछ लिए समझते हैं कि हमें पानी नहीं आता तो हम पेमेंट क्यों करें। अच्छा चलें, अब आप हम आपकी ये भी मसला है, इस पे बात करेंगे। हाँ, ये बात एक आर्ग्यूमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं, लेकिन जो वाटर है वो वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज है। तो सीवरेज का कनेक्शन तो है ना, आप खुद से तो गाड़ी नहीं मंगवाते, जिनको मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपका जो सीवरेज है वो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, वहाँ कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसी तरह जा रहा है और मेंटेन भी हो रहा है। ये और बात है कि पुराना हो गया है तो हम उससे कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्जेस सीवरेज के, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर के ऊपर तो आप डिपेंडेंसी दे सकते हैं यूटिलिटी की, लेकिन सीवरेज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड हो जाती है यूटिलिटी, उसको यकीनन ज़रूरत होती है पैसों की, अदरवाइज़ वो नहीं चल सकती। तो आपके रिकवरी डिपार्टमेंट फिर क्या करता रहा इतने सालों से? देखिए अब उसमें यही जो पर्पज़ है जो बताने की ज़रूरत है। रिकवरी वालों को एक तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि आपने 100% लोगों से रिकवरी करनी है। अब क्या होगा, जहाँ पे पानी नहीं आता उनसे आप कहेंगे कि आप 50% तो देना शुरू करें ना, फिर हम पानी की तरफ जाएंगे, क्योंकि 50% अगर हम कहते हैं इसमें एक सीवरेज के चार्जेस हैं, 50% वाटर के चार्जेस हैं, तो आप देना तो शुरू करें। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ आती है कि 100% लोग देना शुरू करें। वो कैसे देंगे जब तक आप उन तक पहुँचेंगे नहीं। पहुँचने का तरीका ये है कि हम थोड़े से बहुत एक फरसूदा निज़ाम में चल रहे हैं। मैं समझता हूँ अब आने वाले वक्तों में ना बिल कोई देखता नहीं है, इट्स डिजिटल बिल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पेमेंट के, लेकिन उस डिजिटल प्लेटफॉर्म तक आने के लिए भी आपके पास तमाम कंज्यूमर के मोबाइल नंबर होने चाहिए, डेटा प्रॉपर होना चाहिए, सर्वे प्रॉपर होने चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट नहीं है, जो कि एट प्रेजेंट पूरा प्रॉपर तरीके से किए नहीं गए हैं। शायद उसकी वजह यह है कि इस पूरे इदारे की इंडिकेटर्स को, जिसको इस्लाहात का नाम देते हैं हम, उसके लिए शायद सही तरीके से सोचा नहीं गया। तो आपने जैसे बताया 12 लाख बिल हर महीने छपता है। जी छपता है। और डिलीवर भी होता होगा? डिलीवर ही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। डिलीवर अगर उसमें मैं कहूँ कि आधा डिलीवर होता है और आधा डिलीवर नहीं हो पाता। आधों में पान बिक जाता है, हमने एक देखा था, हमने एक स्टोरी भी की थी। व्हाटएवर द सिचुएशन, चाहे वो ना करे, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि पहले मैं उससे ये पूछना ज़रूरी है कि ये डिपार्टमेंटली पर पब्लिश होता है। एक हमने यहीं पे मेरा आपसे क्वेश्चन है। देखें, उस्मान ब्रदर्स इज़ अ कंपनी जो आपके बिल छापता है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई टेंडर नहीं है उसके पास, किसी टेंडर में उसने क्वालिफाई नहीं किया और लीगल प्रोसेस के थ्रू उसको ये काम ज़िम्मे नहीं मिला है। अब चलें, आपने रिसेंटली अभी संभाली हैं चीज़ें, तो इसका क्या करेंगे? देखिए, उस्मान ब्रदर्स का थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं किसी भी कंपनी के या किसी भी इदारे के या किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, चाहे वो KWSB में काम कर रहा है या KWSB के लिए काम कर रहा है। ये बात मैं लाउड एंड क्लियर उनको बता चुका हूँ कि उनको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी एक बड़ी डिटेल मीटिंग इनकी हुई है। मैंने उनसे पूछा ये कि 2014 से लेकर आज तक आपने कितना कंज्यूमर बेस बढ़ाया है? जवाब नहीं है। तो ये जवाब ही काफ़ी है इस चीज़ का, जिसका जवाब ना होना कि हम अपने गिरेबानों में झांकें और हम देखें कि हमने कैसे चीज़ों को ठीक करना है। देखिए, मैं इसकी निशानदेही मैं इसलिए करना चाहता हूँ आपको कि शायद हमारी कोशिश ही नहीं थी कि हम डेटाबेस बढ़ाते। अगर हम डेटाबेस बढ़ाने की कोशिश करें, आज आपके सामने हम ये कहते हैं कि वही टेक्स्ट नेट में लोग हैं, उन्हीं को आप बार बार टेक्स्ट किए जाते हैं, बजाय इसके कि टेक्स्ट को बढ़ाएं या ब्रॉडनिंग द टेक्स्ट बेस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आपको ये भी बात जान के थोड़ी सी तशवीश भी होगी कि जब हम ब्रॉडनिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग उस टेक्स्ट नेट में या उस कंज्यूमर बेस में आना नहीं चाहते। तो उसके लिए आपके पास इंस्टीट्यूशनल आर्म होना चाहिए ताकि आप वहाँ तक पहुँचें और लोगों को बावर करें। देखिए, लोग बावर किस चीज़ से होते हैं? अब मिसाल इसलिए नहीं कि आपको क्लोज़र होम आपको के इलेक्ट्रिक नज़र आता है, वो 72% के ऊपर था, आज वो 92% पे है रिकवरी के।
तो मैं इसको आखिर में कहता हूँ लेमन स्क्वीजिंग। आप थोड़ा सा पहले स्क्वीज़ करेंगे, लेमन में से जूस तो निकल आएगा, आखिरी का जो जूस और कतरा निकलना होता है वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो अभी फ़िलहाल हम पहले वाले जो प्रेस है हमारा, हम उसमें ही हैं। हम उस प्रेस को ही ठीक करेंगे तो आई कैन इंक्रीज़ द रिकवरी टू 2 बिलियन। जो लेमन स्क्वीजिंग है वो तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। तो ये बस आखिरी प्रिंटिंग के हवाले से आखिरी बात करूंगा कि तो इतने सालों से जो ये प्रिंटिंग करते आ रहे हैं, वाटर बोर्ड पेमेंट देता आ रहा है उनको और पैसे भी सारे वो लेते रहे हैं, वसूल करते रहे हैं, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन मांगेंगे आप उनसे? उसका कोई हिसाब किताब होगा कोई? देखिए, दूसरे यानी टाइम में जिसमें गुजर चुका है उससे ज़्यादा मैंने अब उनको एक प्रॉपर वे आउट दिया है कि आपने करना क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ व्हाट वी आर डूइंग। उस्मान ब्रदर्स इनको बताया गया है कि आपको स्पेसिफिक एरिया वाइज, यूसी वाइज इन्हांसमेंट करनी है। तो व्हाट दे आर डूइंग कि ये आ रहे हैं अपना प्रपोजल लेके, हमारे इन इलाकों का सर्वे ही नहीं हुआ या हुआ है तो बहुत पहले हुआ था। दूसरे देखिए, हमारी मदर एंट्री डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू सुई सदर्न एंड के इलेक्ट्रिक। हम एरिया के ऊपर देते हैं क्योंकि मीटर नहीं लगे हुए, बाकी लोग फ्लो पे देते हैं। अपना गैस का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो मीटर्स लगे हुए हैं उस पर दे रहे हैं। हम इनसे कहते हैं कि नेट एरिया के ऊपर आपने, तो नेट एरिया का किसी ने फिजिकल सर्वे करना है ना, कोई दुनिया में। फिर हैयत बदल गई है, यहाँ कोई पोर्शंस बन गए हैं, लोगों ने स्टोरियाँ डालनी हैं, तो ये मिस रिपोर्टिंग हो रही है या अंडर रिपोर्टिंग हो रही है या कोई चाहता है ना रिपोर्ट करे। सो पानी आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से ये मैं बताना चाहता हूँ तमाम सार्फिन को और तमाम उन लोगों को जो कराची में बसने वाले हैं कि पानी आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। हम इसको ड्यूटी समझते हैं, लेकिन इसको लीगल तरीके से मिलना चाहिए। पानी का एक एक बूंद KWSB की मलकियत है और KWSB को ही प्रोवाइड करने का हक हासिल है। अगर कोई और इलीगल तरीके से इसको दे रहा है तो उससे ना ख़रीदें ना। एक तो वो सेफ़ पानी नहीं है, दूसरे ये कि वो इलीगल पानी है। अगर मुझसे कोई ये कहे कि मैं इलीगल चीज़ों को प्रमोट करूं तो मैं शायद मुझे उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, उसके हक में नहीं बात करनी चाहिए। अच्छा राइट, ये बताइए कि वाटर बोर्ड के पास पानी है कितना, शहर की ज़रूरत कितनी है और ये फ़र्क कैसे पूरा करेंगे? देखिए, पानी अगर WHO के स्टैंडर्ड से हम बात करें तो तकरीबन हमें कोई 1200 मिलियन गैलन्स कराची को चाहिए, ठीक है जी। और उस 1200 मिलियन गैलन्स में इस वक्त जो पानी किंचर सिस्टम और हब सिस्टम से हम ले रहे हैं वो तकरीबन हम अगर धाबे जी से मैं लगाऊं तो 520 MGD हम वहाँ से पंप कर रहे हैं और तकरीबन 75 से 80 MGD हमारे पास, तो 600 MGD हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं पानी। बाकी 600 MGD का शॉर्टफॉल। यस। अब वो जो शॉर्टफॉल जिसको हम बात कर रहे हैं उसमें सिस्टम के लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हाफ भी नहीं रह जाता, वो 30-35% रह जाता है जो पानी कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो आज अगर आप राशनिंग देख रहे हैं तो KWSB जिस तरीके से इसको चला रहा है, देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपसे आने वाले पहले भी और आपके बाद आने वाले लोग भी बहुत अच्छा चलाएंगे और उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट हालात में चलाया है। इस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मामला नहीं है कि यहाँ जहाँ अवेलेबल हो तो, लेकिन इसमें बीच में कुछ हमारे लेवल पे मिसमैनेजमेंट है। डाउन पे जो लीक कर रही हैं लाइनें उनको हमने प्रॉपरली चेंज नहीं किया। WTM की लाइनें डायरेक्ट पंचर की गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, उनके लूप्स बनने चाहिए थे, वो कंट्रोल रेगुलेटेड होने चाहिए थे। और दूसरे ये कि जहाँ कहीं कनेक्शन हो रहा होता था वहाँ पे उनको कहना चाहिए था कि बल्क में कि वहाँ पे आप मीटर लगवाएं ताकि वो मीटर्स के थ्रू देख सकें। अब जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि हम गेज करना चाहते हैं कि KWSB के सिस्टम में पानी कहाँ कहाँ कितना फ़्लो कर रहा है। वो उसके लिए हम एक टेंडर करने जा रहे हैं और एक थर्ड पार्टी को उसको आउटसोर्स कर देंगे कि वो उसको मॉनिटर करे, उसको रिपोर्ट बैक करे। यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल होगा कंट्रोल रूम के अंदर जो हमें स्काडा सिस्टम के ऊपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, जिसके बेसिस पे कोई एक्सीएन किसी टाउन का ये नहीं कह सकेगा कि जी मुझे पानी मिला नहीं, और अगर वाकई नहीं मिला तो फिर उसको पहुँचाया जाएगा। सो ये दिस इज़ द स्टेप विच नीड्स टू बी डन। और इसके लिए मुझे मेरा ख्याल है कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम से अपील करूँगा कि इसका भरपूर साथ दें। वो जो चीज़ लग रही है उसकी सिक्योरिटी का को यकीन बनाएं, क्योंकि अगर कोई उसके साथ खुदा न खास्ता टेम्परिंग की कोशिश करता है या कुछ और चीज़ें करता है तो चौकन्ना रह के उसको उसके ऊपर जो है वो KWSB का साथ। और लीकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान है?
जी देखिए, मैं पानी के हवाले से उस पर और भी बता दूं आपको। हम पानी K4 जो का पानी तो ऑलरेडी आ रहा है, जो एडिशनल पानी होगा, यानी 600 MGD तो ये हो गया जो हमारे पास है। इसमें से हमारे पास अवेलेबिलिटी है एक एडिशनल बल्क वाटर का है, जो हम तकरीबन समझते हैं 90 MGD पानी हम पानी नहीं उठा पा रहे हैं सिस्टम से, तो वो 90 MGD हम इसके अंदर ला रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल हैं। एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है 65 MGD का, और दूसरा IFC वर्ल्ड बैंक का एक सब झेली इदारा है, वो भी काम कर रहा है। दोनों ने मिक्स होके एक स्ट्रीम के साथ 4 बे से, जो हम समझ रहे हैं तकरीबन 90 to 100 MGD की एक स्ट्रीम आनी है, जो NEK तक आएगी, और फिर NEK से ऑनवर्ड्स हम पानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। K4 ये अदर देन K4 है। इसमें हम समझते हैं कि तकरीबन लो हैंगिंग फ्रूट, जैसा मैं आपको बताया कि किंजर में हमारा कोटा है 650 MGD, तो हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं वो हमें नेस्पाक MMP ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम ये जो 520 MGD जो धाबेजी से पंप हो रहा है, हम इसके अलावा यहाँ धाबेजी पे एक और पंप स्टेशन बना के, क्योंकि बैक एंड पे हमारा पानी खासा ज़ाया हो रहा है, कहीं पे ज़ाया से मुराद यानी कि उसके वाटर लॉसेज हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट, और तकरीबन 90 MGD पानी हम सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। K4 के बग़ैर 90 MGD ऐड कर सकते हैं। अगर वो हम ऐड कर देते हैं तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा उन इदारों में, ख़ास करके जो नीचे मौजूद हैं। राइट नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूर। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के MD कम CEO से, जनाब इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, आपने काफ़ी तफसीली बताया ये हमें डिटेल्स पानी के हवाले से। ये बताइए कि जो आपने इसे बताया कि 30-35% तक पानी आप पहुंचा पाते हैं, जो यहाँ कंज्यूमर्स को मिल पाता है कराची के शहरियों को, तो फिर बाकी 70% जो है वो ज़ाहिर है फिर आप बिल भी आप उनसे मांगने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे बिल करेंगे? कई इलाके शहर में ऐसे हैं जहाँ साल से पानी नहीं आता, या महीने में एक दफ़ा वहाँ तक पानी के कतरे पहुँचते हैं, जाके बूंदें उन्हें मिलती हैं, तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? और बाज़ वक़्त ये भी शिकायत है कि जब तक अमले की जेब ना गर्म की जाए तो उस इलाके में पानी ही नहीं खुलता, वॉल ही नहीं खुलता। जी देखिए, मैं बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो आपने उठाया, वो उससे कहते हैं वेल मैनेजमेंट या वेल ऑपरेशन। मैंने तकरीबन कोई 10 दिन बाद ही इस तरफ भी तवज्जो दी थी, और तमाम एक्सीएंस को जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको ये हिदायत की गई थी कि आप अपने इलाके के तमाम वॉल्स की बखूबी इंस्पेक्शन करेंगे उसकी, और उसके बाद देखेंगे कि उस पर वॉलमैन कौन है, वॉलमैन को क्या टाइमिंग्स दिए गए हैं, उनकी अपनी कंडीशंस देखने के बाद ये सजेस्ट करें कि क्या वो वॉल चेंज होने वाला है, कहीं लीकिंग तो नहीं है, और साथ साथ उनके कोऑर्डिनेट्स लेके आप चस्पा करेंगे अपने ऑफिसेज़ में, ताकि आपके ऑफिसेज़ हर जो वहाँ पे लोग बस रहे हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन का बाइस बने। उनको पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा वॉल है, कौन कौन से वॉल ऑपरेटर हैं, उनकी ड्यूटियाँ क्या हैं, किन से हमारी क्या ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, तो उनसे रब्ता करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ये वॉल ऑपरेशंस इंश्योर कर लिए कि वो कब खुलेंगे, उनके क्या आवर्स होंगे, और उनको WTM से भी पानी उस तरह मिल जाए, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो वॉल ऑपरेशन जो है वो किसी एक तरफ हो, दूसरी तरफ ना हो। तो उसके बाद वो अपना प्लान, कंज्यूमर का अवेयरनेस मिल जाएगी, फिर तो वो खुद ही कंज्यूमर का अवेयरनेस भी मिलेगी, और फिर वो एक प्लान देगा कि सर इधर के मैं 6 घंटे मैं ऐसे इलाके में चलाऊँगा, 6 घंटे यहाँ चलाऊँगा, इस पर जब आएगा तो 6 घंटे इस तरह चलाऊँगा, ऑल्टरनेटिव यूँ चलाऊँगा। तो ये जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की, तो इसको आप कुछ स्टेप और आगे नहीं ले जा सकते? जैसे अब तो इदारे वेबसाइट आपकी हो, उस पर एरिया वाइज टाइमिंग आ जाए उस पर, या कंज्यूमर आपका देख सके, वहाँ पर कंज्यूमर ID हो। बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, इसमें पहला तो ये था सिस्टम को डिजिटाइज़ करना। अभी यानी ये कभी भी कोई डिजिटल है ही नहीं। अब आप जैसे मिसाल के तौर पे हमारे तमाम रिटेल कंज्यूमर जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स माप होंगे, यानी उनको जियो टैगिंग होगी। के इलेक्ट्रिक के पास जियो टैगिंग मौजूद है, हमारे पास जियो टैगिंग नहीं है। सो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि हमारा एक कंज्यूमर जियो टैग होगा, हमारा एक कंज्यूमर का नंबर हमारे पास होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक बिल जाएगा, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप हमारा ये देखिए कि जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो तकरीबन 7,500 तो हमारे पास हैं, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि, और जो मैं समझता भी हूँ कि ये इसके डबल हैं जो हमने मिस किए हैं। सो अगर मैं 15,000 भी फिगर लगाऊँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, तो हम सिर्फ 330 को इस वक्त मुश्किल से
अप एंड रनिंग मीटर्स के साथ चला रहे हैं, बाकियों के मीटर बंद हैं, वो एवरेज पे चल रहे हैं, कुछ के तो मीटर्स ही नहीं लगे हुए हैं, कुछ के खुद ही ख़राब कर दिए गए। मतलब जो भी, मतलब अब उसका तरीकाकार ये है कि उसको क्या करना है। उसका तरीकाकार ये है कि इन लोगों को ये बताना है कि जी इस तरह नहीं चल सकता, कोई भी इदारा इतनी बड़ी सब्सिडी पे नहीं चल सकता, आपको उसके अगेंस्ट जो भी पानी हम दे रहे हैं वो आपको देना होगा। लोग तो तैयार हैं, लोग तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग वीडियोस बना के डाल रहे होते हैं आपकी लाइनों के, वाटर सप्लाई की लाइन की अलग वीडियोस आ रही होती हैं कि जी देखिए यहाँ लीकेज है और फव्वारा चल रहा है, कहीं पे पानी हो रहा है। अच्छा, और सेवरेज की भी इसी तरह से, जी ये गटर बह रहे हैं गलियों में, गलियों की गलियाँ बर्बाद हुई हुई हैं इस चक्कर में कि वो सेवरेज के ओवरफ्लो की वजह से। लेकिन लोग उसको भेजें कहाँ, कोई मतलब आप वे आउट तो बताएं, कोई विंडो तो बताएं कि वो लोग कहाँ कंप्लेन करें। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपने बिल्कुल सही बात की। एक है ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए आपका। दो ही शिकायतें हो सकती हैं, पानी नहीं आ रहा या सीवरेज उबला हुआ है बाहर। अच्छा, तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम कहाँ रजिस्टर करें और वो कैसे आपको उसका फीडबैक दें। तो वर्ल्ड बैंक के ताउन से KWSSIP में ही हमने 6 कस्टमर केयर सेंटर बनाने हैं कराची के अंदर, जिसमें से 3 पे अभी काम हो रहा है। डिज़ाइनिंग उसकी हो गई है, जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली हुई है, जिनमें से एक यहाँ पे भी बनना है, जिस पे हेड ऑफिस 6 से मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक तकरीबन करके था। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊँ, ये पहले ज़माने का एक तरीकाकार है कि करीब तरीन जगह पे चले जाओ। मेरे नज़दीक तो एक्सीएन के दफ्तर में हर चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो जब वापडा के टाइम पे हुआ करता था तो एक्सीएन के दफ्तर में सारे काम होते थे, इवन के इलेक्ट्रिक का भी उसी के अंदर। सो जो वहाँ पे करीब तरीन ऑफिस है, सर्विस का जो पहला विंडो है वो इंटरेक्शन का, वो एक्सीएन का दफ्तर है। इसको हम अच्छा करने जा रहे हैं, इसको पिवटल बनाने जा रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिव करने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, अभी मैं जो आपको बताऊँ, एक तो KWSB का सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है, वॉल को बार बार रिपेयर करते हैं और इसी से फ़ायदा भी उठाते हैं। लाइनें संक डाउन कर जाती हैं, हम फ़ौरन इमरजेंसी के काम कराने पड़ते हैं। अगर हम ये सब कुछ ना करें तो शायद हम इतने बड़े पैमाने पे सब रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है जिसकी तरफ आपने भी इशारा भी किया, वो ये है कि कस्टमर केयर को यकीनी कैसे बनाया जाए। अब उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 ये है कि कस्टमर्स को बाइख्तियार करके ये बताया जाए कि आप थ्रू एन ऐप या कोई और चीज़ से हमें अपलोड करें, और हमारे पास एक ऐप उसकी तैयार भी हो रही है और कस्टमर केयर हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, और मेरे पास रिपोर्ट आती है रोज़ाना की बुनियाद पे कि किस एक्सीएन ने कितनी रिड्रेसल की है। लेकिन क्या ये काफ़ी है कि सिर्फ उनकी तरफ से रिपोर्ट आ जाए, या एक्सीएन को आप प्रॉपर यानी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी दें कि उसके पास रिड्रेसल का वो तरीकाकार मौजूद हो। तो हम उस पर काम कर रहे हैं। देखिए होलिस्टिकली अगर कहा जाए कि यार ये काम ठीक कर दो और पता ना हो कि फाइनेंसेस कहाँ से आने हैं, अप्रूवल्स कैसे होनी है, तो वो कैसे करेगा। राइट। और ये बताइए कि आपके पास हाइड्रेंट्स कितने हैं, और हाइड्रेंट्स का नाम सुनते ही एक बात तो जहन में आती है कि आप हाइड्रेंट्स को पानी देते हैं, आपके पास बेचने के लिए पानी मौजूद है लेकिन कंज्यूमर को देने के लिए आपके पास पानी नहीं है, और आप कहते हैं कि आपके पास पानी की शॉर्टेज है। और अगर शहरी जो है वो हाइड्रेंट या टैंकर वाले को पैसे दे रहे हैं तो उसको पानी पहुँच रहा है, घर पे आ रहे, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको पानी नहीं मिल रहा, वो प्यासा मर रहा है। अच्छा, इसमें मंतक पे सवाल ये हो सकता है कि आप ये देखिए कि हमारे जितने हाइड्रेंट्स हैं, क्या वो कुछ सदर्न पार्ट में हैं, साउथ में बने हुए हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मुझे किमाड़ी में देना है, तो वो बल्दिया में अगर मुझे कहीं देना है, बल्दिया में मैं जाके बनाता हूँ, वो भी हमें हब ट्रांसमिशन मेन की कोई लाइन से लेता हूँ पानी, जो कि नीचे तक पहुँच जाए और आ भी जाए, तो मैं इस काबिल हूँगा कि दे सकूँगा। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम जो हमारे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है कि जैसे जैसे कराची शहर बढ़ता गया, लोगों को ज़रूरत तो थी पानी की, और है, हम मानते हैं इस बात को, पानी के बगैर गुजारा नहीं है। बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ कि इलीगल तरीके से मत लें, लीगल तरीके से लें और उसके अगेंस्ट पैसे दें, जो आप किसी को दे रहे हैं ऑलरेडी, KWSB को नहीं दे रहे। तो इन्होंने किया क्या कि बजाय वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें डालते साथ साथ इन्होंने WTM को पंचर किया है, हमारी बल्क की लाइनों को पंचर किया है। नाउ जो कि ऑफेंस है, इस पे जेल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। अब कभी कोई केस सुना तो नहीं है सर? मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी किया ही नहीं, वाटर बोर्ड ने कभी किया नहीं। क्यों नहीं हुआ? जिन्होंने कर दिया इसीलिए नहीं किया कि हमारे कुछ लोगों ने, मैं तमाम वाटर बोर्ड को तो बुरा कहता भी नहीं हूँ और कभी कहना भी गलत होगा। उसकी वजह यह है कि आज जिस तरीके से वाटर बोर्ड का एक एक एम्प्लॉई जिन हालात में काम कर रहा है, सलाम है उसको। मैं अभी भी आपने तौर पे ये बात कहता हूँ, जिस तरीके से जिन जिन जगहों पे जहाँ से हम पानी लेकर आ रहे हैं,
कराची के लिए नहीं मैं बात कर रहा, दुनिया की यूटिलिटीज़ में दिस इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू डू। आसान नहीं है 200 किलोमीटर दूर से पानी लाना, उसको मेंटेन करना, और आज भी हमें एक इंसिडेंट हुआ है और हम उसको देख भी रहे हैं। सो ये एक मुश्किल तरीन काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाइड्रेंट्स जो हैं, जो हमारे लीगल हाइड्रेंट्स हैं, जो 7 हैं इस वक्त, 6 हमारे हाइड्रेंट्स हैं, एक NLC के पास चल रहा है, वो सारे के सारे मैं डिजिटाइज़ करने जा रहा हूँ। और डिजिटल करने का मतलब ये है कि अगर हमें ये पता हो कि ये जो मिस्टर बॉन्ड है ये रियल बॉन्ड ये है, बाकी जो बंदा है मिस्टर बॉन्ड जो अपने आप को पर्सनेट करा के चलता है वो बंदा नहीं है, तो हम ये कह सकेंगे कि यार देखें ये रियल आदमी है, इसी को अगेंस्ट आपने पैसे देने हैं, इसकी ऑपरेशंस अलाउ करने। अदर देन कोई और लेके चल रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है या टैंकर चल रहे हैं, वो मुनासिब नहीं होगा। सलाउद्दीन साहब, अभी भी आपने हाइड्रेंट्स की बात की और चीज़ें, वाटर बोर्ड ने एक सर्विस शुरू की थी, ऑनलाइन टैंकर सर्विस, और उसके पीछे मोटिव गालबन यही होगा कि जहाँ जिन इलाकों में पानी नहीं पहुँच रहा वो लोग सरकारी फ़ीस, एक डिसाइडेड फ़ीस अदा करें और उनको पानी घर तक पहुँच जाए। लेकिन लगता है कि वो सर्विस नाकाम है। शहरियों की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, और अभी आपके इंटरव्यू से पहले भी मुझे लोगों ने ये कंप्लेंट भेजी है। 1300 रुपये उसके चार्जेस हैं, या डिफरेंट माइलेज के हिसाब से होगा, करीब तरीन 1300 रुपये के चार्जेस थे। शहरी ने बुक कराया टैंकर वाले की कॉल आई, जी आपने बुक कराया, जी कराया, 1300 रुपये चार्जेस हैं, नहीं डबल पैसे देंगे तो हम आएंगे, आप हमें डबल पैसे देंगे तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे, वरना हम कैंसिल कर देंगे। उन्होंने फिर लिटरली उसको कैंसिल कर दिया, उनकी उस रिक्वेस्ट को, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मौजूद है उसका। तो ये ऐसी फिर सर्विस चलाने का क्या फ़ायदा है आपको? आप उधर स्टाफ भी होगा आपका, कुछ ना कुछ पैसे तो वाटर बोर्ड के लग ही रहे होंगे ना इस सर्विस पे, तो इसका क्या करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें आपने सही बात की, निशानदेही कराई। देखें इसमें तलब बहुत ज़्यादा है GPS की, जिसको हम ये जनरल पब्लिक सर्विस के नाम दिया था हमने। इसमें 4 लाख गैलन्स पर डे का कोटा हमने रखा हुआ था, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सुबह 8 बजे शुरू हुआ, 9 बजे तक ख़त्म हो गया, बाकी लोग क्लिक करते रहे, वो क्रैश कर गया सारा मामला। वो आई नो दिस, ये हो रहा है। मैं जब जिस दिन ज्वाइन किया उसके अगले दिन ही ब्रीफिंग इसके ऊपर ली थी। इसको आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसकी जो अदर देन जाना है तो उन्हीं हाइड्रेंट से ही है, क्योंकि वहाँ पे वो बुक करते हैं। तो 3 तरह की अरेंजमेंट है, एक DC कोटे की है, एक GPS की है, और एक कमर्शियल की है। कमर्शियल के लिए वो करने के बाद आपको GPS और DC कोटा देता है, क्योंकि हमने मैनेज इस तरह से किया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ तो आप उतने का पड़ता नहीं है। मतलब कि अगर आप इस वक्त कॉस्ट भी निकाल लें जो, और वो बहुत ही सब्सिडाइज रेट के ऊपर ही मिल रहा है लोगों को, लेकिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है एक बड़ी बात है। और मैं आपकी इस बात, मैं बिल्कुल इसको एडमिट करता हूँ कि इसके अंदर हमारी बहुत गुंजाइश है। और GPS को ठीक करने के लिए नंबर 1 तो उसका कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर 2, हमारे पास अब डाटा एनालिसिस है, हम फिगर हमें पता चल जाए कि किन इलाकों में कौन कौन बार बार लोग आ रहे हैं। तो अगर मेरे पास कुछ जगहें आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि ये इतने लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 5000 10,000 लोग ऐसे हैं जो बार बार कॉल कर रहे हैं और वहीं पे वो मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं या उन्होंने मैनेज कर लिया है, तो दैट मीन्स कि देयर इज़ एन इशू। ये उन्हीं को बार बार नहीं मिलना चाहिए, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए। दूसरे, मैं इसको बढ़ाने जा रहा हूँ, 4 लाख से 1 मिलियन गैलन की तरफ जा रहा हूँ। 1 मिलियन गैलन अब नए, क्योंकि हम टेंडर में जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह ताला दिसंबर के एंड तक फाइनल हो जाएंगे। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम हो रहा है, इनकी फैसिलिटेशन पे काम हो रहा है। और ये भी मैं आपको बताऊं, अभी निगलेरिया का भी इशू आया, फिर किसी को ये पता नहीं, तो जैसे आपने बताया कि आपने स्क्रीनशॉट लेके तो ले लिया, ये मेरे पास डैशबोर्ड पे आना चाहिए कि जिसको ग्रीवेंसेस हैं वो सलाउद्दीन साहब के पास भी पॉपअप हो। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब कोई बंदा ऑर्डर करे तो उसको एक बार कोड वाली स्लिप मिले और वो उसको स्कैन करके देख के बताए, अच्छा ये शेरपाव हाइड्रेंट से आ रहा है या क्रश प्लांट से आ रहा है, जहाँ कहीं से आ रहा है उस पर लिखा होगा, उसकी OD सर्वे होगा। इसलिए तमाम हाइड्रेंट्स के जो टैंकर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये आपके हक़ में ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई बाहर से कोई इलीगल तरीके से कारोबार कर रहा है तो बेहतर है। कोई ये ना समझे कि हम उनको रेगुलेटरी रिजीम में लेकर आ रहे हैं, ये आप ही के हक़ में बेहतर है, ताकि आपका कारोबार फले फूले और आप सही जायज़ मुनाफा कमा सकें। तो अगेन वही शहरी फिर कंप्लेन कहाँ, ऐप में कंप्लेन का एक ऑप्शन है, लेकिन वो भी उस पर भी ऐप के कंप्लेन को ठीक कर, वापसी जवाब नहीं आया किसी। जी वही मैं बता रहा हूँ, ऐप के कंप्लेन को ठीक कर रहे हैं, नंबर 1 उसमें आपने कहा, और उसमें गुंजाइश भी है। इसमें नहीं है कि मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा, इसमें हमारी यहाँ कमी कोताही है, लेकिन वो तलब और रसद के दरमियान का ही मामला है।
डिमांड एंड सप्लाई के जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर हम 1 मिलियन की तरफ लेके जाते हैं नंबर 1, दूसरे एरियाज़ आइडेंटिफाई कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज के नंबर दे दें कि वो हमारे पास जितना स्टाफ होगा तो हमने मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से। चलें, ये बताइए कि वाटर बोर्ड की ज़मीन कितनी थी और कितनी बची है? बहुत सारी ज़मीनें कब्ज़ा हो गई, हज़ारों एकड़, ख़ासतौर पे मंगो पीर, TP2 आपका, TP3 आपका, वहाँ तो अब तो पक्की कंक्रीट बन गई हैं, वहाँ कॉलोनीज़ बन गई हैं, आबादियाँ बन गई हैं। क्या होगा इसका? देखिए, वी कॉल इट एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड रूम होता, आज ही मुझे ले जाते और कहते हैं BT वाले हमारे कि सर ये देखें, ये हमारी जगह थी, ये म्यूटेट हो गई, ये सारी जगह है। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जितनी लाइनें पुरानी जा रही थी वो इवेंचुअली हुआ ये कि बहुत सारी जगहों पे म्यूटेट नहीं हुआ, या म्यूटेट हुआ तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हुआ। तो कहीं पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डायरेक्ट अलॉटमेंट कर दी। अब कुछ जगहें हमारी पुराने कॉन्ड्यूट्स ऐसे जा रहे हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी घर बने हुए हैं और कुछ के ऊपर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं जाके देखा भी कुछ जगहों पे, तो मैं भी जाके देखा हूँ। तो अभी इस लेवल के ऊपर उनको हटाना या वो करना या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना, ये एक डिफरेंट चैप्टर खोल देता है। लेकिन आज के बाद से, जैसा आपने भी कहा, इससे पहले ही मैंने टेकअप किया हुआ है, इसके ऊपर हमारा पूरा एक लैंड का जिसे कहना चाहिए एक सेल अलहदा से बन रहा है। उसके अंदर मैंने अभी कुछ चीफ सेक्रेटरी साहब से कुछ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट भी भेजी है। वो इंशाल्लाह ताला आ जाती हैं तो फिर उनको ये डेडिकेटेड असाइनमेंट दी जाएगी ताकि वो लैंड को सिक्योर करें। हमारे जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, उनको सिक्योर करें। और उनका सिक्योरिटी ऑडिट मैंने करा लिया हुआ है। वो इंशाल्लाह ताला उसके अगेंस्ट हम एक आइटम नोट लेके जा रहे हैं बोर्ड में, बोर्ड से अप्रूवल लेंगे और इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी को भी एक्सचेंज करवाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है, लैंड की सिक्योरिटी, पानी की सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी, जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें मिल के एक कॉन्फिडेंस लेवल लाएंगी। और इस पर भरपूर काम हो रहा है। रेस्ट एश्योर के मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सिक्योरिटी ऑडिट हमारी तमाम इंस्टॉलेशंस का पूरा हो गया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी एक मेजर रीज़न ये भी है कि जो ये रिसेंट वाक़या भी हुआ है। और उसी की तरफ मैं इशारा करना, मंगो पीर में आप, और वहाँ तो कब्जा माफिया आपकी कॉलोनी तक पहुँच गया, कॉलोनी जी, वो गेट बहुत तक पहुँच गया। जी, कॉलोनी के गेट तक पहुँच गया है। वो मैंने अभी इसी हफ्ते में मैंने एम्प्लॉई का भी, उसमें भी ये बात आ रही थी कि वो उस पर काम कर रहा था, उसको रोकने के हवाले से वाटर बोर्ड इसी हफ्ते मैंने विज़िट भी करना है जी वहाँ पे। और मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि जी हम वाटर बोर्ड के एक इंच का दिफा करेंगे और उसको सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने का तरीकाकार ये है कि देखिए, मैं बार बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, वट एवर द लीगल थिंग्स आर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड से कि जी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के तहत हम बनाए हुए। तो हम किसी के साथ नाजायज़ तरीकाकार इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन हम वाटर बोर्ड की किसी एसेट को छोड़ना भी नहीं चाहते। अच्छा, ये बताइए कि रिहायशी कॉलोनीज़ में बहुत सारे वहाँ भी तामीरात हुई हुई हैं और बहुत सारे सरकारी क्वार्टर्स में गैर मुतल्लका लोग भी रह रहे हैं, इस तरह की इतलात भी हैं और क्वार्टर आपके बिकते भी हैं। देखिए, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी तरफ आपने जैसे भी निशानदेही की कि मुझे बिल्कुल मेरी नॉलेज में आया है। मैंने एक जगह आज से 15 दिन पहले विज़िट भी किया था। हमारे मेन जो कॉन्ड्यूट आ रहा है उसके ऊपर लोगों ने घर भी बना लिए हैं और सारा कुछ है। पहले अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, फिर दूसरे उनको ये बताने की ज़रूरत है कि इससे आपको नुकसान क्या होगा, और तीसरा ये कि जिस तरह अभी आपने ये बताया कि जो है इसके ऊपर हमने एक एक्सरसाइज हमारी HRDA जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने कर रखी है। और इंशाल्लाह ताला मैं ये तमाम इलीगल अलॉटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल कैंसिल करूँगा जी। मेरे पास इस पर एक रिपोर्ट आना बाकी है कि वो अलॉटमेंट कैसे हुई हैं, क्योंकि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स जो है वो नहीं रह सकता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो वहाँ रुके। मैं इसमें 3 एस्पेक्ट से चलाना चाहता हूँ इनको। पहले ये कि रिपोर्टिंग हो, दूसरा ये कि इनको प्रॉपर नोटिस सर्व हों। आज तक नोटिस सर्व नहीं हुए, अगर हैं तो मुझे दिखा दिए जाएं, क्योंकि हर एक बंदे को एक जेन्युइन टाइम फ्रेम दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसका सामान उठा के सड़क पर रख दिया जाए, वो फैमिली के साथ है, कोई और है। और तीसरा काम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तमाम गैर कानूनी अलॉटमेंट से रिलेटेड और गैर कानूनी पोजेशन से रिलेटेड वो मनो अन इम्प्लीमेंट होंगे। राइट, ये बताइए कि वाटर बोर्ड में 1100 के करीब ठेकेदार हैं। शहर में पानी सेवरेज की लाइनें, अक्सर जगहों पे ये शिकायत आती है कि लीकेज हो रही है, पानी बह रहा है या सेवरेज बह रहा है।
तो ज़्यादातर जगहों पे काम होता हुआ तो नज़र नहीं आता, फिर ये ठेकेदार क्या करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि 3 तरह की मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स की कंट्रीब्यूशन है। एक वो है जो इमरजेंसी रिलेटेड, जैसे भी मानसून हुआ उसमें खासा काम हुआ। पैरा 58 मैं उसको पैरा 58, मुझे नहीं मालूम कि पिछले पैरा 58 के तहत काम किया गया था या जैसे, लेकिन ये मानसून में काम हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर हमारे डिफरेंट औकात में वाटर लाइन संक इन कर जाती हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि 100% हुआ है या 50% हुआ है, दैट नीड्स टू बी स्क्रूटनाइज, और उसके लिए मैंने कमेटियाँ बना दी हैं। मैं आपको दोबारा भी रिपीट करके बता देना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 2.5 से 3 बिलियन की तरह कॉन्ट्रैक्टर की लाइबिलिटीज़ हैं जो चेक सेक्शन में गई, यानी काम रिकॉर्ड हो गया, असेस हो गया, उनके चेक बन गए हैं, अब उनकी लाइबिलिटी पड़ी हुई है। सो मैं उस लाइबिलिटी को असेस करके बताया जाए कि ये कितने पैसे उनके पे, देखें वो भी सुबह शाम हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो अगर कहीं कमी बेशी के साथ काम हो रहा है तो यकीनन वो आइडेंटिफाई हो, लेकिन कोई मैकेनिज़्म बना दिया है, अब बना दिया है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वो मैकेनिज़्म से आएगा। राइट, ये बताइए कि मुलाजमीन आपके कई साल से वाजबात नहीं मिल रहे, मुलाजिम रिटायर हो गया, इंतकाल हो गया, उनके लवाकिन दरबदर हैं, प्रोविडेंट फ़ंड जो उनकी अपनी सैलरी से पैसे डिडक्ट होकर एक अकाउंट में रहने चाहिए, हर वक्त रहने चाहिए कि वो जैसे रिटायरमेंट हो उसकी और उसके वाजबात उसको वहाँ मिल जाने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे हैं, वो पैसे कहाँ गया? देखिए, इस तरह के 5 से 6 अकाउंट से मेंटेन करें। जिस तरह हमारे यहाँ एक पब्लिक अकाउंट होता है और एक फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड या प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड होता है, तो 2 डिफरेंट बातें। तो जो हमारा पब्लिक अकाउंट है उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जैसा कि आपने कहा। ये प्रैक्टिस क्या रही, कैसे निकालते रहे, बहरहाल अब ये मज़ीद प्रैक्टिस नहीं चलनी है। इसके लिए हमने लेकिन इट शोज़ कि वाजबात अगर मौजूद हैं तो दैट मीन्स कि वो फ़ंड कहीं ना कहीं उन्होंने रीअप्रोप्रिएट किया होगा, कहीं यूज़ हुआ होगा, कहीं निकाला होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, एक तो इसकी कभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की और इन्वेस्टमेंट को कभी अपनाया ही नहीं है। तो जब ये कॉरपोरेशन बन जाए या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाए जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट सेल बन जाए, और बनाने के बाद इसको, तो ये पब्लिक अकाउंट्स की ना, दुनिया भर में पब्लिक अकाउंट्स की मनी इन्वेस्ट होती ताकि उससे पैसा आए और ये पब्लिक लोगों के ऊपर खर्च हो। तो ये हमारी भी कोशिश होगी जिसकी तरफ हम लेके जाएंगे। लेकिन ये यकीनन आपका कहना जायज़ भी है कि हमने उसको सिक्योर करना है, और सिक्योर करना है जिस तरह बाकी इदारों में होता है। अब कब से स्टार्ट होगा क्या है वो हम KWSB का जो बोर्ड है उसमें ले जा रहे हैं कि एक पब्लिक अकाउंट टाइप अरेंजमेंट, इसको हाथ ना लगाया जाए, नंबर 1। दूसरा ये कि हम नेट सैलरीज़ ना दें बल्कि ग्रॉस सैलरीज़ देना शुरू करें। जब ग्रॉस सैलरीज़ देंगे तो वो अमाउंट वहाँ आना शुरू होगा। तो हर साल हर महीने तकरीबन 30 से 35 मिलियन के करीब आपका एक एक्स्ट्रा बजट बनेगा, लेकिन कम से कम आने वाले लोगों को तो आसानी होगी। तो आप मुलाजमीन को कुछ उम्मीद दिला सकते हैं कि उनके वाजबात की अदायगी फ़ौरन शुरू हो सकती है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें ना, वही बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जो आप काटें तो वो पूरा काटें, बजाय कि नेट काट रहे हो। दूसरा ये कि आपको 100% सिक्योर करना है कि आपका पब्लिक अकाउंट मेंटेन हो रहा हो और उसको इजाज़त ना हो। ये तो करंट आप करेंगे, लेकिन पिछलों का क्या होगा? देखिए, पिछले डिपेंडेंट हैं आपके रेवेन्यू रिकवरी के ऊपर, आपके एरियर्स की रिकवरी के ऊपर, आपके टैक्स बेस ब्रॉड होने के ऊपर। तो कब तक पैसे चाहिए? देखिए, फिर कब तक इंतजार करें, कितने साल और? नहीं, देखिए, अब मैं साल का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है, देखें 2020 से लाइबिलिटी बनना शुरू हुई है। इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। 2019 वाले भी शामिल हैं लिस्ट में, बता रहा हूँ। देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर इन 2019-18 के टाइम पे। तो आप जब ये प्रोजेक्ट करेंगे कि सर ये हमारा पेंशन का बिल बन रहा है, ये हमारा लाइबिलिटीज़ का बिल बन रहा है, ये हमारे, तो इसी को तो ऑर्डर को सेट करना लाजमी है। ये बताइए कि ये भी कहा जाता है, मुलाजमीन ये बताते हैं और कुछ यूनियन वाले भी ये कहते हैं कि मुलाजमीन के पैसे रोक कर ठेकेदारों को पेमेंट्स होती हैं हर महीने बाकायदगी से, और ये भी बात है कि 30 से 35% तक कमीशन अफसरान लेते हैं। फिर तो आपको भी हिस्सा आता होगा? मुझे तो कोई अपने हिस्से का पता भी नहीं है, और ना मैंने कभी सोचा है कि मैं कभी इस तरफ, कभी ज़िंदगी में भी इस तरफ कभी देख सकूं या सोचूं। और अल्लाह ताला बचाए इन तमाम चीज़ों से जिस तरह की तरफ आपने अभी ज़िक्र भी किया। मेरी कोशिश भी ये होगी, मैं हर सूरत वाटर बोर्ड के अंदर मैं नहीं कह सकता कि हम किसी भी इदारे को करप्शन फ्री बना सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन या किसी तरह से भी है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए।
सिमिलरली इज़ द केस के डिसिप्लिन के मामले में मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट, और ये थ्रू आउट ज़िंदगी का निज़ाम भी मैं आपको बता दूँ, जिस मुल्क में, जिस इदारे में, जिस शहर में डिसिप्लिन नहीं है, वो शहर, वो मुल्क, वो इदारा तबाह हो जाता है। और ये बात मैं बहुत पहले, इनसे पहले बता चुका हूँ। मैं ये ज़रूर कोशिश है मेरी, जिससे मैंने कहा इंस्टीट्यूशनली हम इन चीज़ों को सही तरफ लेके जाएं। वट एवर हैज़ गॉन एंड बायगॉन इज़ बायगॉन। जो हो चुका है वो हो चुका, हम आगे की तरफ अच्छी और अच्छाई की तरफ लेके जाएं। इसी स्पिरिटेड नोट के ऊपर मैंने इनसे ये कहा है कि आप ये इंश्योर करेंगे कि अगर आप लोगों को अच्छे फ़ंड्स और अच्छी चीज़ें दे दी जाएँ एक्सीएंस को और कंसर्न चीफ़ इंजीनियर्स को, तो कोई वजह नहीं है कि आप काम ना कर सकें। तो हम इंश्योर करेंगे। और ये नोशन के ठेकेदारों को पैसे दे दिए जाते हैं और उनको नहीं, हमारे लिए अनफॉर्चुनेट बात यह है कि दोनों की लाइबिलिटियाँ क्रिएट हो गई हैं। अब जब मैं इस वक्त लैंड किया हूँ तो 3.6 बिलियन एम्प्लॉय की लाइबिलिटी पड़ी है और 3 बिलियन के करीब तकरीबन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी बनी है। अब मुझे कोई आपसे सवाल अगर पूछे कि इस लाइबिलिटी को जादू और चिराग की तरह तो नहीं आप ख़त्म कर सकते, तो ये ऐड ऑन हो के हो सकता है कहीं 1.5 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाएं, लेकिन उन तमाम चीज़ों में, इन तमाम लाइबिलिटी को अगर मैं कहूँ 6-7 अरब रुपए की है, अगर मैं आज की तारीख में 0-0 करूँ तो मैं फिर ये कह सकता हूँ कि भाई, या इस लाइबिलिटीज़ में से भी जो सही लाइबिलिटियाँ हैं उनको अलहदा करके 0-0 करूँ, और चाहे वो आधी ही क्यों ना हो, तो तब मैं एक फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ। वरना तो फिर ये मैं पैसे देता रहूँगा, जो हर महीने मेरे पास रिकवरी होगी। लेकिन इसका कोई एहतसाब का मैकेनिज्म भी है, वरना फिर आप कुछ साल बाद फिर आप इसी स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये लाइबिलिटी मैं आज फ्रीज़ कर दूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, और जो काम मैं आज करा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इस फाइनेंशियल ईयर में करा रहा हूँ और उस पर बजट लगा हुआ है और लाइबिलिटी नहीं करनी, अगर मैं इस साल में लाइबिलिटी बनाऊंगा तो वो थ्रो फॉरवर्ड होगी ना। तो मुझे अपने आप को रोकना है ना कहीं पे। राइट नाज़रीन, वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दोबारा ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन। सलाउद्दीन साहब, ये बताइए कि वाटर बोर्ड के मुलाजमीन की तादाद कितनी है और उनका मंथली जो लाइबिलिटी है वो कितनी बनती है? देखिए, वाटर बोर्ड इस वक्त ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years अब कम होते होते 15,000 से कुछ 10,300 रह गए हैं, और 10,300 में से देखिए, मेरी ये पूरी कोशिश है कि तमाम वर्कफोर्स हमारी मैदान में आए और काम भी करे। इसकी लाइबिलिटी जो है वो 55 से 60 करोड़ के दरमियान है सैलरीज़ में, ठीक है जी। और जो हमारी पेंशन का बिल चला जाता है वो तकरीबन यूँ समझें 20 के करीब उसमें चला जाता है, तो तकरीबन 80 के करीब हमारा अमाउंट निकल जाता है जो हम सैलरी और पेंशन में निकाल देते हैं। तो बाकी वाजिबात में मैंने भी कोशिश की है कि 10 करोड़ तक हमारे बाकी जो वाजिबात हैं जो पुराने पड़े हैं वो निकल जाएं, बाकी इनकी पेमेंट्स हो जाएं, फिर हमारी कंटीजेंसीज़ की पेमेंट्स होनी होती हैं। सो देयर आर राइट। ये बताइए कि मुलाजमीन में एक परेशानी और बेचैनी है, शायद आपने भी वो फील किया हो, वो ये समझ रहे हैं या उन्हें अब ये बताया भी जा रहा है कि वाटर बोर्ड प्राइवेटाइज हो रहा है। एक तो ये बताएं कि कैसा है, और उनको ये भी खदशा है कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ गया, जैसे और भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो फिर छांटियाँ होंगी, फिर लोगों को निकाला जाएगा। इसकी क्या हकीकत है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन 3 एस्पेक्ट से होती है, अगर कभी होती। पहली बात तो मैं आपके तो चैनल के तवज्जुह से और पहले भी बात कर चुका हूँ कि ना गवर्नमेंट का एजेंडा है, ना मैनेजमेंट का एजेंडा है, ना फंडर्स का एजेंडा है, ना वर्ल्ड बैंक का एजेंडा है, ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का एजेंडा है। प्राइवेटाइजेशन उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा एक सही मैनेजमेंट रिफॉर्म लाना है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, उसका मतलब यही है कि क्या तमाम इदारे अपने सही तरीके से सही पैटर्न पे चल रहे हैं। इंटरनल इनएफिशिएंसीज़ हैं, उनको कवर करना बड़ा ज़रूरी है। रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म प्रॉपर तरीके से, ऑडिट होना, रिकॉर्ड प्रॉपर होना, एक्सपेंडिचर, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में शायद ये कमी बेशी 100% थी, जैसे कि मैं आज देखता हूँ। तो इस इदारे को एक अटैच डिपार्टमेंट के तौर पे ज़रूर चलाया गया है, लेकिन मॉडर्न लाइंस पे नहीं चलाया गया, तो उसकी ज़रूरत है। इससे ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि उन्होंने काम नहीं किया, सब लोगों ने काम किया और बहुत मेहनत से काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, मेंटेन करने में बहुत ज़रूरत होती है काम करने की। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं हो रही। प्राइवेटाइजेशन करने का जो मैंने आपको कहा 3 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप उसके
शेयर्स लिस्ट करवा के प्राइवेटाइज़ करते हैं, ऑक्शन करते हैं। दूसरा ये है कि आप डाउन साइजिंग के लिए कोई एक्ट या कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिससे हम प्रॉपर ये काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। 100% प्रोटेक्शन है तमाम एम्प्लॉयज़ की जो आज इस वक्त काम कर रहे हैं, और ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। लेकिन उनको मैंने बड़े कैटेगोरिकली कहा है कि डिसिप्लिन के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अगर आप नहीं आएंगे तो आप निकाले जाएंगे। ये बताइए कि हाल ही में आपके आने से थोड़ा ही टाइम पहले बाकायदा धड़ल्ले से एक दुकान लगा के सैकड़ों मुलाजमीन की तरक्कियाँ कर दी गई, उनको प्रमोट कर दिया गया, जिसमें डेड कैडर के भी लोग शामिल थे। वाटर बोर्ड का जो डेड कैडर था उसको उनको भी प्रमोट कर दिया गया। कई शिकायतें कि खिलाफ ज़ाब्ता कुछ लोगों की, इफ़ नॉट 100%, कुछ लोगों के खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियाँ हुई, और उसकी कोई आप तहकीकात, कोई इंक्वायरी आप करेंगे कि तरक्कियाँ सिर्फ मेरिट पे होनी चाहिए ना, जिसका हक़ है उसको होनी चाहिए, और जिसका चैनल ऑफ प्रमोशन है, जिसका कैडर है, उसको मिलनी चाहिए? देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि उनका थोड़ा सा इस्तेकाक ये बन गया हुआ है कि एक प्रेडिसेसर्स ने जो भी थे हमारे, उन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से कमेटियाँ बनाई, बोर्ड ने कहा कि कमेटियाँ बनाएं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि आप DPC करें, DPC 1 भी करें, DPC 2 भी करें। अब DPC 1 और DPC 2 में कुछ ऐसे लोग जो नहीं हो पाए और जिनका इस्तेकाक बनता है, उनको तो किया जाना चाहिए। अब उनको रिव्यू करना, मेरा ख़्याल है कि ये मेरे जो कॉम्पिटेंस लेवल से ये थोड़ा सा बाहर है। उसकी रीज़न ये है कि वो एक इस्टेब्लिश होने के बाद आगे चली गई बात, और फिर गवर्नमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ऐसे लोग जो इसमें रह गए और जिनके जूनियर्स हो गए और कोई और वजह नहीं थी, वो ज़रूर हम देख सकते हैं, बाकी उनको देखना मेरा ख़्याल है मुनासिब। अच्छा, ये बताइए कि वाटर बोर्ड में रेफरेंडम वक्त पे नहीं हो रहा, काफ़ी अर्से से डिले चलता आ रहा है, और यूनियंस ये बात कहती हैं कि CBA और हुकूमती यूनियन, सिंध गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उसकी यूनियन जो है मिलकर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया के साथ मिलकर उसमें रोड़े अटका रही हैं। और हाल ही में एक यूनियन रहनुमा का घर और यूनियन ऑफिस भी सील हुआ, अफसरान की जानिब से उसे ताले डाले गए। उस पर यूनियन रहनुमा उसको भी उससे जोड़ते हैं कि ये भी एक इंतकामी कार्रवाई उसे वो कहते हैं, चूँकि चंद रहनुमा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके अपने अपॉइंटमेंट को भी या मैनेजमेंट को भी इवन के क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ऐसा है? देखिए, इलेक्शन जो लीगल तरीका कार है, पहले तो मैं एक बात बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर करना चाहता हूँ। एसोसिएशन पे कोई पाबंदी नहीं है, 4 एसोसिएशन बन जाएं, 5 बन जाएं, कुछ और मसला नहीं है। उनको आप यूनियन CBA ऑथराइज़ है थ्रू ए लीगल एक्ट, वो उसके हम वही एक आपके सामने इंटरेक्टिंग एजेंट हैं, तो वो बनते हैं। जिस तरह कोर्ट ऑर्डर करेगी, जैसे चलाएगी इंतज़ामिया मनवन, उसी तरीके से चलेगी। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा, मैं ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये बात कोर्टों में नहीं जानी चाहिए, हमें आपस में बैठ के फ़ैसला करना चाहिए इंतज़ामी तरीके से। और वो फ़ैसले अगर हम इंतज़ामी तरीके से, एग्जीक्यूटिव जस्टिस जिसको हम कहते हैं, अगर वो हम सही करें तो कोई वजह नहीं है कि मामलात कोर्टों में जाएँ। एंड इंतज़ामिया किसी को कोई टारगेट नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही। राइट, चलें बस लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बताइए कि मुलाजमीन के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुलाजमीन को ये बात कहना चाहता हूँ कि उनमें बहुत पोटेंशल है, बहुत मेहनती मुलाजमीन हैं हमारे, और मैं उनसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। सबसे ज़्यादा उम्मीद मुझे ये है कि आप अपने आने वाली नस्लों के लिए रेवेन्यू भी कलेक्ट करें, और उस रेवेन्यू में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हर एक से पैसे लें, जिनसे आपने रेवेन्यू अगेंस्ट द यूज़र चार्जेस आपने कलेक्ट करने हैं, वो ज़रूर करें। तीसरी चीज़ जो मैं अपने तौर पे समझता हूँ वो ये है कि जो कुछ हो चुका है पुराने को, उसको जस्ट लीव द पास्ट। इदारे को मजबूत बनाने के लिए इंतज़ामी जो हमारी मैनेजमेंट इसका साथ दें, और हमारी भरपूर कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला हम मुलाजमीन के हकूक़ को सरे फहरिस्त रखते हुए उनको पेमेंट्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी बात, शहरियों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, शहरी के लिए ये बता देना भी काफ़ी है कि एक तो पानी की जो मेरा ख़्याल है उसको जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाली बात है या उसकी कंजर्वेंसी है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि जी छोटी छोटी चीज़ें जितना पानी को बचा सकते हैं वो बचाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेमत वाली हमारे पास नेमत है। दूसरे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहरियों के लिए खुशखबरी ये है कि इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ मैनेजमेंट के KWNSB प्रोजेक्ट्स भी लेकर आ रही है,
साफ़ पानी के भी, रिसाइकलिंग के भी, और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक इंटरेक्टिव माहौल दे सकें जहाँ पे आपकी दादरसी भी हो सके। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सारे क्वेश्चन सुने और उसको आंसर किया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद साहब की, और बहुत ही खुल के हमने गुफ्तगू की और हमने कोशिश की कि वो सवाल भी उनसे करें जो आपके जहन में, वो सवाल भी करें जो मुलाजमीन के जहन में है, और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा तशफ़ी मिलेगी और उसके जवाबात भी आपको मिल गए होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। मेट्रो मैटर्स से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।